जो समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर आपको स्थित दिखाई देगा। और वहीं पर आप तमिलनाडु को भी देख सकते हैं, समुद्र स्थल से कितना ऊंचाई पर है। तो दोनों के मौसमी घटनाओं में अंतर है कि नहीं है। ये कार्बन डाइऑक्साइड में एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, गुण पाया जाता है कि यह अपने अंदर ऊष्मा को अवशोषित करता है, और जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़िएगा उतना ही ज्यादा ऊष्मा का अवशोषण होगा उनके द्वारा, और जिससे क्या होगा कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होनी चाहिए, लेकिन एक नियमित कंडीशन में होना चाहिए, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए। और कार्बन के उत्सर्जन पर इसीलिए तरह तरह के नियम कानून बनते जा रहे हैं। साथ ही साथ शहद के बारे में बता ही दिए, फल बता ही दिए, गोंद एवं लाख भी यहाँ से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद से वन्य जीवों का प्राकृतिक ये चूंकि निवास स्थान होता है, तो हमारे साथ साथ उनको भी फायदे होंगी। तो जाहिर सी बात है कि इससे जुड़े हुए जितने भी जीव हैं वो जिंदा रहेंगे, और जीव कहीं ना कहीं हमारे लिए भी उपयोगी होते हैं। क्वेश्चन बन गया वो, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। पिछले अध्याय में भारत के बारे में जानकारी हम लोग ले लिए थे। आज थोड़ा सा भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में अध्ययन करना है। छठी क्लास का अंतिम चैप्टर ये है, 8वां चैप्टर, भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन प्राणी। ठीक है, आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविजन पर इसको देखते हैं, अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते भी हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा, सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है, कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप खाने पीने के में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है, ठंडी और तेज हवाएं चलती है। इन दिनों में आप गर्म चीजें खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं, देखिए ध्यान से। तो दिसंबर से फरवरी महीना तक ठंडी पड़ी पाई जाती है, सर्दी का मौसम। मार्च से मई तक गर्मी का मौसम। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम यानी कि वर्षा वाला हो जाता है। और अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम होता है, और इस समय शरद का समय आ जाता है। तो शीत ऋतु क्या होती है, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु क्या होती है भाई, तो गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, तापमान बहुत अधिक हो जाता है, दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवनें बहती हैं, जिसे हम लोग लू के नाम से जानते हैं। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आओ खेलो खेले, कुछ जानकारियां हैं, इसमें हम लोग बात कर सकते हैं। तो बच्चे क्लास का है तो आप लोग इसको पढ़ भी सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा हमारे लिए जरूरी वाली चीजें नहीं है। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बढ़ती हैं। वे अपने साथ नमी भी लाती हैं। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु क्या होता है भाई, तो इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षा में मापी गई मौसम की औसत दशा को हम लोग जलवायु के नाम से जानते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है कि पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर आओ कुछ करके सीखे, तो भारत के मानचित्र पर इस पैराग्राफ में दिए गए स्थानों को चिन्हित करते हैं। कौन कौन सा स्थान है भाई, तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है हमारे पास एक जानकारी, यहाँ पर तमिलनाडु के बारे में एक जानकारी दिया हुआ है, आंध्र प्रदेश के बारे में। हमने कहा भी था कि लौटता हुआ मानसून कहाँ पर बारिश कराता है, क्वेश्चन पूछता है भाई। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। उच्चावच याद है ना, हमने कहा था शुरू में कि उच्चावच शब्द पर ध्यान रखिएगा, बहुत काम करने वाला है। इसीलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है, क्योंकि जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे ही हम देख सकते हैं कि वहां पर अलग अलग प्रकार के मौसमी संबंधी घटनाएं घटित होंगी। अब इसी का उदाहरण आप ले सकते हैं।
जम्मू एंड कश्मीर को, जो समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर आपको स्थित दिखाई देगा। और वहीं पर आप तमिलनाडु को भी देख सकते हैं, समुद्र स्थल से कितना ऊंचाई पर है। तो दोनों के मौसमी घटनाओं में अंतर है कि नहीं है? जम्मू एंड कश्मीर राज्य को देख लो और तमिलनाडु राज्य को देख लो, मौसमी संबंधी घटनाओं में काफी अंतर आ जाता है। इसीलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि लद्दाख के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम होती है, वे ना ही अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडे हैं। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र होते हैं। आर्द्र मतलब इनमें नमी होती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर है? तो मेघालय। जगह का नाम याद रखिएगा, मानसीन राम। हमने कल भी आपको कहा था कि ये सब कुछ फैक्ट हैं, उसको याद कर लेने में ही भलाई है। जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। प्राकृतिक वनस्पति के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले ले हम लोग, तो हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें हम लोग झाड़ियां कहते हैं। जैसे कि आप लोग इसका उदाहरण ले सकते हैं, कैक्टस, नागफनी का पौधा, या फिर फूलों वाले पौधे इत्यादि को हम लोग इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं। उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया। इसमें बहुत सारे वृक्ष है ना, वृक्ष के अंदर बहुत सारी टहनियां निकलेंगी और बहुत सारी टहनियों में बहुत सारे पत्ते आपको दिखाई देने वाले हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी आपको वृक्ष मिलते हैं, खास करके ठंडे प्रदेश में, जिसको शंकुआकार वृक्ष कहते हैं। ठीक है, उसमें टहनियों की मात्रा उसको देखा जाए जो आपका जम्मू एंड कश्मीर में मिल रहा है, और अपने यहाँ का पेड़ पौधा देखा जाए कि बिहार में जो मिल रहा है, इन दोनों में बहुत बहुत ज्यादा अंतर है। कारण कि जैसी जलवायु वैसी वनस्पति, और जैसी वनस्पति होगी वैसा ही उसका विकास होगा। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो जिन्हें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे। कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं, जैसे मान लो नारियल का ही देख लो। अब नारियल में पत्ता ज्यादा हो जाएगा, तो अब सोचो कि नारियल मेन कहाँ पर उगता है? तो नारियल जो है ना, खारे पानी के तटीय इलाकों पर उगाया जाता है ज्यादा मात्रा में। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में, अब खास करके समुद्री एरिया में हम उगाते हैं, अब वहां पर हमेशा प्रचुर मात्रा में पवनें चलती हैं, तेज पवनें चलती हैं। अगर इसके पास ज्यादा मात्रा में अपना पत्ती होगा, तो अगर तेज पवन चलेगी तो पवन को रोकेगी, हवाओं को रोकेगी, और जितना ज्यादा हवाओं को रोकेगी, हवा इसको आगे की ओर बढ़ने देगी। अब ऐसी स्थिति में पेड़ जो है टूट के खत्म हो जाएगा। इसीलिए देखना कि कभी आंधी तूफान आता है ना, तो इनके पूरे पत्तियों की संरचना को आप देख सकते हैं, कैसे इनकी पत्तियों की संरचना हो जाती है जब आंधी तूफान आता है, ताकि पूरे के पूरे पेड़ को बचा लेती है। ठीक है, अब वहीं पर अगर ज्यादा मात्रा में पत्तियां फैल जाएंगे तो ये खत्म हो जाएंगे पेड़। अब आम का पेड़ अब समुद्री इलाका में थोड़ी ना लगा सकते हो, ज्यादा दिन तक टिकेगा ही नहीं। सिंपल सी बात। अब यहीं पर देखो भाई, घास, झाड़ियां तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। इसमें मनुष्य का कोई रोल प्ले नहीं है। प्रकृति ने खुद से वनस्पतियां बनाई हैं, मतलब खुद से ही ये लोग अपने आप उगते रहते हैं। इन्हीं को प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि एक दूसरे से किस प्रकार ये भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। हमने अभी आपको चर्चा कर दिया है। हमें वनों की आवश्यकता क्यों होती है? बहुत सारा रीजन है। एक रीजन रहे तब तो बताएं, हमें वन की आवश्यकता क्यों है? सबसे पहला, ऑक्सीजन के लिए। दूसरा, लकड़ी के लिए। तीसरा, फल के लिए। चौथा, फूल के लिए। पांचवा, रहने के लिए, जो हमें आवास बनाना होगा, वो भी कहीं ना कहीं उसके लिए भी वनस्पति या फिर हमारा पेड़ पौधा जरूरी है। माने मनुष्य के हर एक जीवन का हिस्सा में कहीं ना कहीं इनका योगदान है। अब भोजन चाहिए तो भी इसका इस्तेमाल है, और रहने के लिए आवास चाहिए तो भी इनका इस्तेमाल है कि नहीं है? तो बिना हम पेड़ पौधे का रह ही नहीं सकते। अगर ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे काट दोगे तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो भी हम नहीं रहेंगे। तो सिंपल सी बात है भाई। तो वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिनसे हम सांस के रूप में लेते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ये ग्रहण करते हैं, जिससे कि पृथ्वी का टेम्परेचर मतलब मेंटेन रहता है। क्योंकि हमने पीछे पढ़ रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड में एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, गुण पाया जाता है, यह अपने अंदर उष्मा को अवशोषित करता है। और जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़िएगा, उतना ही ज्यादा उष्मा का अवशोषण होगा उनके द्वारा, और जिससे क्या होगा कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है धीरे 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 बढ़ते चला जाएगा। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित करना जरूरी है। अब ये नहीं कि पूर्णतः आप खत्म कर दिए, पूर्णतः खत्म कर देंगे तब पर भी दिक्कत है, क्योंकि पृथ्वी इतनी ज्यादा ठंडी हो जाएगी
या आप यहाँ पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होनी चाहिए, लेकिन एक नियमित कंडीशन में होना चाहिए, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए। और कार्बन के उत्सर्जन पर इसीलिए तरह तरह के नियम कानून बनते जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो सरकार भी इसके लिए बहुत सारा योजनाएं चला रही है, जिससे कि कार्बन का उत्सर्जन कम से कम मात्रा में किया जा सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेड़ पौधे की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, तो अब मिट्टी के कटाव को बचाने के लिए भी पेड़ पौधे कहीं ना कहीं जरूरी हो जाएंगी, तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकती है। अपरदन मतलब मिट्टी का कटाव, ठीक है। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास होते हैं। पेड़ की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए, जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए, एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। और इसी में एक महत्वपूर्ण योगदान कल के क्रिकेट मैच में किया गया है बीसीसीआई के द्वारा। कल का मैच अगर कोई देखा होगा, जो सीएसके के साथ और गुजरात टाइटन का मैच था, हर एक डॉट बॉल पर एक पेड़ बन रहा था। वो क्या है, पेड़ के लिए मैसेज दिया जा रहा था कि हम ज्यादा ज्यादा पेड़ को लोगों को लगवाने के लिए, एक नहीं होता है, एक मैसेज दे रहे हैं, समझ रहे। हर एक डॉट बॉल पर एक पेड़ का आकृति बन रहा था। माने ये क्या है, इसी तरीका से आप योजनाएं चला सकते हैं, जैसे कि लोगों को ज्यादा ज्यादा जागरूकता उत्पन्न हो जाए और लोग ज्यादा ज्यादा मात्रा में पेड़ लगाएं, ठीक है। अब यहीं पर एक छोटा सा कहानी हम लोग देख लेते हैं। तो लीला के माता पिता ने उसके जन्म पर नीम के एक पौधे को रोपा। प्रत्येक जन्मदिन पर उन्होंने अलग अलग पौधे को रोपा था। इनको हमेशा पानी से सींचा जाता था तथा अत्यधिक गर्मी, सर्दी एवं जानवरों से बचाया जाता था। बच्चे भी यह ध्यान रखते थे कि कोई उन्हें नुकसान न पहुंचा पाए। जब लीला 20 वर्ष की हुई, तब 21 सुंदर वृक्ष उसके घर के चारों ओर खड़े थे। चिड़ियों ने उन पर अपना घोंसला बना लिया था। फूल खिलते थे, तितलियां उनके चारों ओर मंडराती थी। बच्चों ने उनके फलों का आनंद लिया था, उनकी शाखाओं पर झूले तथा उनकी छाया में खेले थे। एक काफी ज्यादा आनंदित जीवन आपको दिखाई दे सकता है। इसीलिए कहा जाता है पेड़ को अत्यधिक मात्रा में आप लगाइए। देखिए, इस एक पेड़ से कितनी सारी चीजें हम लोग काम करवा सकते हैं, कितने फायदे हैं इसके। पेड़ से हमें गोंद मिल सकता है। पेड़ पर ही मान लो कि मधुमक्खी अपना छत्ता लगाएगी, तो जाहिर सी बात है वहां से तुम शहद उठा सकते हो। पेड़ से ही फल निकलेंगे, फल के लिए भी हमारा जीवन। अच्छा, पेड़ पर ही निर्भर कहीं ना कहीं हमारा इस तरीका से है कि हमको कुर्सी बनाना है, मेज बनाना है, क्रिकेट का बल्ला बनाना है, यानी खेल का कोई सामान बनाना है, फर्नीचर बनाना है, ईंधन के लिए लकड़ियां चाहिए तो भी पेड़ चाहिए हमको, चारा चाहिए तो भी पेड़ कहीं ना कहीं चाहिए हमको, आश्रय बनाना है यानी अपना घर बनाना है, उसमें भी कहीं ना कहीं पेड़ का ही इस्तेमाल हो रहा है। दवाइयों के लिए भी हम लोग पेड़ का इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन तो दे ही रहा है। साथ ही साथ शहद के बारे में बता ही दिए, फल बता ही दिए, गोंद एवं लाख भी यहाँ से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद से वन्य जीवों का प्राकृतिक ये चूंकि निवास स्थान होता है, तो हमारे साथ साथ उनको भी फायदा है। अगर प्राकृतिक वनस्पतियां बची रहेंगी तो जाहिर सी बात है कि इससे जुड़े हुए जितने भी जीव हैं वो जिंदा रहेंगे, और जीव कहीं ना कहीं हमारे लिए भी उपयोगी होते हैं। अब मान लो कि गाय अगर पाल रखे हो, गाय को क्या चाहिए, चारा। अब चारा कहाँ से लाओगे, कहीं ना कहीं वनस्पति पेड़ पौधों पर ही आप निर्भर रहिएगा। इसी तरीका से इमारती लकड़ी यदि आपको चाहिए तो भी पेड़ पौधा ही चाहिए। रबर बनाना है तो भी आपको कहीं ना कहीं पेड़ पौधा चाहिए। जमीन में इनकी जड़ें चारों तरफ फैली रहती हैं, जिससे कि मिट्टी के कटाव को ये लोग रोक लेती हैं। यानी कि एक ही पौधा कितना ज्यादा काम कर रहा है। वन्य प्राणी, अब देखो ध्यान से, वन्य विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। तो वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास स्थान होता है। अब इसी में से हम लोगों ने कुछ को संरक्षण दे दिया है, जैसे कि राष्ट्रीय संरक्षण, ठीक है। अब जैसे मान लो कि यहीं पर बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। अब बाघ बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं, ठीक है, लोग शिकार कर रहे हैं इनका। इनको बचाने के लिए भी सरकार को कहीं ना कहीं कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। तो बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। तो गिर में याद रखना, ये पूछेगा, गिर प्रदेश, एशियाई शेर। हाथी तथा एक सींग वाले गेंडा असम में फेमस है। असम में काजीरंगा उद्यान, याद रखना उसको, कहां पर है, असम, एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तानी एरिया में मिलेंगे। तो रेगिस्तान आप देख सकते हैं कि भारत में कहां पर है। जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं।
जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी एक ऐसी ही प्रचुरता पाई जाती है और इसी में से एक पक्षी हमारा फेमस है जिसका नाम है मोर। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बतख इत्यादि बहुत सारे पक्षी हमारे यहाँ पाई जाती हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? अब बताइए बैठ के। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। इन्हीं में से एक फेमस है हमारे यहाँ कोबरा, ठीक है। एक और फेमस है हमारे इंडिया में ही पाया जाता है किंग कोबरा। किंग कोबरा भारत में पाया जाता है, ठीक है। एक है करैत, ठीक है। एक है गेहुअन, नाम पढ़े हैं ना, उसी को कोबरा कहा जाता है। गेहुअन जो है ना उसी को हम लोग कोबरा कहेंगे। और करैत उसी से थोड़ा सा अलग प्रजाति का हो जाएगा। एक होगा किंग कोबरा, ठीक है। करैत अलग है, किंग कोबरा अलग है। किंग कोबरा की लंबाई कम से कम 12 फीट से ऊपर होगी, ठीक है। औसतन लंबाई उनकी बता रहे 12 फीट से ऊपर होती है। अब उसके ऊपर बहुत सारा है, हमारे यहाँ पाए जाने वाले सांपों की प्रजातियां बहुत सारी हैं, ठीक है। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। बहुत सारी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति को बता सकते हैं? तो आप लोग इसको आराम से बता सकते हैं, कोई इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा हो जाएगा कि जितने भी जीव अभयारण्य हैं उससे एक क्वेश्चन आपके लिए पूछ लेगा, तो उसको कम से कम दिमाग में रखेंगे। अच्छा, आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग तथा पंख के बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन बन गया वो, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? अक्टूबर का पहला सप्ताह, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। अब इसी में से हमारा देख रहे हैं कुछ मैसेज यहाँ पर विलेजर्स के द्वारा कुछ किया जा रहा है। शिकारी बाघों को क्यों मारते हैं? अब इसके बारे में आप पता लगाइए। हमारे वनों के अगर बाघ खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा? उसके बाद से क्या आपने कभी बाघ आरक्षित क्षेत्र या ऐसे चिड़ियाघर देखे हैं जहां बाघों को रखा जाता है? ठीक है, ऐसे ऐसे प्रश्न बच्चों के लिए है। प्रवासी पक्षी क्या होते हैं भाई? प्रवासी पक्षी कुछ पक्षी जो होते हैं ना, जैसे पिंटेल बतख, कार्लियू, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। और सबसे छोटी लिटिल स्टिंट जिसका वजन लगभग मात्र 15 ग्राम होता है, समझ लो, ये आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय कर आती है। सोच रहे हो, इतना छोटा सा चिड़िया 8000 किलोमीटर कहां से आ रही है? आर्कटिक प्रदेश से। कहां पर? भारत में।